नहीं, ऊपर वाले से सेम है। चलिए, तो आज हमको पढ़ना था स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बनता कैसे है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बनता कैसे है। ठीक है, तो कॉपी में देखो या सुनो कहानी, हम तेरे को हिंदी में समझा देते हैं। अगर हिंदी में बोले इसको बोलेंगे परितंत्र संरचना। परितंत्र यानी इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर मतलब कैसे बना होता है, तो कैसे वो काम कर रहा होता है और कैसे बनता है, इसके बेसिस पे दो तीन चीज पर तो ध्यान है। सबसे पहला कि इसका जो बनावट होता है, इसका जो परितंत्र होता है, इसमें कुछ जीवित मतलब लिविंग और कुछ नॉन लिविंग यानी निर्जीव वस्तु दोनों ही होता है। जीवित में बात करें, लिविंग में बात करें तो हम लोग बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में, जैसे हमारे साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो उत्पादन करते हैं वो। और निर्जीव में बात करें तो हवा, मिट्टी, इन सब के बिना भी लाइफ, जीवन तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए आपके पास दो चीज है, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग, एबायोटिक यानी मृत, जीवित और मृत। चलिए, अब जरा सा डिटेल में जाने थोड़ा सा, उसके बाद फिर वापस आएंगे। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट का बात करें, जीवित कंपोनेंट का बात करें, तो इसमें आपको दो हेडिंग में जानना है चीजों को। पहला प्रोड्यूसर और दूसरा कंज्यूमर। पहला प्रोड्यूसर जो खाना उत्पादन करता है, और दूसरा कंज्यूमर जो खाता है। प्रोड्यूसर में अगर हम बात करें तो किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी परितंत्र में, देखो अगर हमको किसी परितंत्र यानी इकोसिस्टम को चलाना है तो हमको वहां एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी यानी खाना के थ्रू जाएगा, फूड। और उसका शुरुआत किससे होगा, कौन बना के देगा वो हमको, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मेनली दो तरह का, एक तो फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉप। कौन कौन, फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप यानी जो अपना खाना स्वयं बनाता हो और अपने खाना को बनाने के लिए जो एनर्जी सोर्स चाहिए, जो ऊर्जा का स्रोत चाहिए, वो सूरज का रोशनी को बनाता हो। तो एन ऑर्गेनिज्म विच यूजेस सनलाइट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड इज नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप। उसी प्रकार कीमो ऑटोट्रॉप, वैसा जीव जो अपना खाना स्वयं बनाता हो और इस स्वयं खाना बनाने के प्रोसेस में, कार्य में जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो किसी केमिकल को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करके लेता हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझते हैं? तो एन ऑर्गेनिज्म विच यूजेस या विच synthesizes its own food by using chemical energy of the molecules or chemicals, you may say by oxidizing or by reducing them, is known as chemo autotroph। ठीक है, चलिए अब जरा बात करें मेजर प्रोड्यूसर का। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वैसा इकोसिस्टम जो जमीन पे हो, ठीक है, शायद उसको बोलते हैं धारा तलीय, जो जमीन पे हो, उसमें जो प्रोड्यूसर, जो मेजर प्रोड्यूसर होता है, जो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है खाना को बनाने के लिए, वो होता है ग्रीन प्लांट्स यानी हरा पत्ता वाला पेड़ पौधा, हर छोटे छोटे घास फूस, पेड़, लकड़ी वाले पेड़। अच्छा, उसी तरह अगर हम बात करें एक्वाटिक इकोसिस्टम का, मतलब एक ऐसा परितंत्र जो पानी के अंदर हो, तो इसमें खाने का मुख्य सोर्स क्या होता है,
तो इसमें जो फूड का मेजर सोर्स होता है वो होता है फाइटोप्लैंक्टन। प्लैंक्टन का नाम शायद सुनी हो, सुनी हिंदी में उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, मिस कर रहे हैं, जस्ट याद था, मिस कर रहे हैं। प्लैंक्टन सैवाल प्लैंक्टन। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है यानी सैवाल है, पलवक या निमग्न तथा किनारों पर सीमांत पादप, हिंदी में समझती है तेरे लिए, अब इंग्लिश में आते हैं तो हमको समझ में आया। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मेजर सोर्स ऑफ फूड होता है वो होता है फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन या अंडरवाटर प्लांट्स, या फिर जो सी शोर पे, जहां पे वाटर बॉडी के बगल में जो किनारा होता है वहां पे भी कुछ पेड़ पौधा होता है, वो भी मेजर सोर्स होता है फूड का। कछुआ या छोटी छोटी मछलियां या छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा ये आता है किनारे पे, खाना खाता है वापस पानी। ठीक है, ये तो हुआ। उसके बाद आपको जानना है कंज्यूमर। कंज्यूमर अगर हम बोले तो वो ऑर्गेनिज्म या वो जीव जो खाना खाता हो, जिसको हिंदी में उपभोक्ता बोलते हैं। तो उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व, हाँ प्रतिनिधित्व, कितना साल बाद हिंदी पढ़ रहे हैं हमको भी नहीं पता चल रहा है। प्रतिनिधित्व प्राणी पल्लवक तथा स्वतंत्र पल्लवित एवं तलीय वासी जीव स्वरूपों द्वारा परितंत्र किया जाता है। हमको लगता है इतना खतरनाक हिंदी तेरे को भी समझ में आता है, क्या बात है। नहीं हिंदी आखिरी बार कब पढ़े थे, इससे ज्यादा फ्लुएंट हम संस्कृत पढ़ सकते हैं। संस्कृत 10th तक था तो याद है, ये 8th में आखिरी बार पढ़ा था। और ऊपर में वहां भी नॉर्मल हिंदी आ रही, साइंस वाला हिंदी खतरनाक होता है। खैर कोई नहीं, अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। तो बच्चा लोग कंज्यूमर उसको बोलते हैं जो फूड को यूज करता हो, सिंथेसाइज नहीं, यूज कर रहा है, खा रहा है। 2-3 ग्रुप आता है, हेट्रोट्रॉफ जो दूसरे का खाना चुपचाप खा लिया। अब ये हेट्रोट्रॉफ मेनली 3 तरह है। एक होगा हर्बीवोर जो सिर्फ घास फूस खाएगा, एक कार्निवोर जो सिर्फ मांस खाएगा, और एक ओमनिवोर जो दोनों में से कुछ भी। हम लोग ओमनिवोर में आते हैं, जो मौका मिल जाए। खुद के पैसे से खाना हो तो हर्बीवोर है, घास फूस खा लेंगे। किसी और के पैसे से खाना हो तो भयंकर कार्निवोर, एक मुर्गा तो अकेले सफा चाट हड्डी भी नहीं बचता है, ऐसा खाते हैं। इन सब के अलावा एक और होता है पैरासाइट, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्राणी पल्लवक। किसको बोलते हैं प्राणी पल्लवक? किसको बोलते हैं? इसमें प्राणी पल्लवक आई गेस उसी को बोलते हैं, कार्निवोर। कार्निवोर को कार्निवोर ही बोलते हैं। जो मांस खाता सो क्या बोलते हैं? प्राणी पल्लवक ही बोलते होंगे। प्राणी मतलब प्राणी कोई स्वतंत्र पल्लवी तलीय वासी जीव स्वरूपों द्वारा परितंत्र किया जाता है। हाँ, डिकम्पोजर एक और, जिसको बोलते हैं अपघटक। पैरासाइट तो किसी और पे जिंदा है, डिकम्पोजर यानी जो मरा हुआ को सड़ा गला के खाएगा। उसमें फंगस आता है, थोड़ा सा बैक्टीरिया, जीवाणु या बैक्टीरिया ये सब आता है। और सही बात है, परिपर पोषकों द्वारा सब पशुओं का भक्षण ठीक है मृत्यु में लगा। क्या बात है।
तो चलिए, कंज्यूमर बहुत सारे स्टेज में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, समझते हैं। ये है कोई ऑर्गेनिज्म ए जो प्रोड्यूसर है, चलो उसको प्लांट बनाते हैं। ये अंजलि का प्लांट है, क्या क्या कैक्टस। भूख लगा उसकी बकरी को, पालतू बकरी थी, तो वो खा ली। बकरी कैसे बना? बकरी भैंस लग रहा है, भैंस नहीं बने, यहाँ तरह का डायनासोर लग रहा है। खैर, बकरी सबसे पहले ये प्रोड्यूसर था, स्वपोषक ऑटोट्रॉप। ये है कार्निवोर, सॉरी, चलो हाँ हाँ ठीक ठीक। फोन करता है सबके साथ। तो स्वपोषक के बाद पहली बार मतलब प्रोड्यूसर के बाद आया, यहाँ प्रोड्यूसर है और ट्रक बोलते हैं, जो खुद का खाना खुद का, स्वपोषक। ये है परपोषण, परपोषण ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, परपोषितों। तो ये परपोषित रहे। हेट्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप को खाया हेट्रोट्रॉप। अब ये गाय, सॉरी गाय नहीं, बकरी थी, सॉरी, ये बकरी खा ली। बस इस बकरी को देख के लालच आ गया किसको, कोई इंसान ही था, मिस्टर ए, ठीक। ये दबा गए, देख रहे थे, ढका गए ये, और बहुत दूर उसके बाद गए थे जू घूमने, और शेर को ही चैलेंज कर दिया कि आज तो मटन खा के आए, तुमसे भी जीत जाएंगे, इतना ताकत है। लेकिन बेचारा जो लायन था वो जंगल का राजा, इसको और इसके अंदर के मटन दोनों को खा गया। अब मजेदार बात यह है कि सबसे पहले जो खाया, ये किसको नहीं खाया था, ये बकरी सबसे पहली बार घास को खाई। ये है प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर एक बार प्रोसेस ही है हेट्रोट्रॉप, बट उसमें पहला नंबर, तो बोले प्राइमरी कंज्यूमर। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद इसको कौन खाया, टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसको ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हेट्रोट्रॉप या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। फर्स्ट ऑर्डर बोला क्या बात है, कुछ ये पढ़ा चुके हैं। प्राइमरी कंज्यूमर को ये हम बता चुके थे, वैसे दोबारा हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर को की इंडस्ट्री एनिमल भी बोलते हैं, की इंडस्ट्री एनिमल। और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस घास फूस को हमारे इंडस्ट्री में यूज होने वाली चीज तक में कन्वर्ट करते हैं। ये घास फूस को हम मीट इंडस्ट्री में यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन जब ये बकरी खा लेते, इस बकरी का मीट इंडस्ट्री बना सकते हैं, इसके चमड़ा से लेदर इंडस्ट्री बना सकते हैं, इसके दूध से डेयरी खोल सकते हैं, है ना। और ये मेरे लिए बेकार था, घास का क्या कर लेंगे, है ना। तो इसलिए इसको की इंडस्ट्री, क्योंकि अब ये वो जानवर है जो इसको, जो बेकार है हमारे, उसको इंडस्ट्री यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसको हमारा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री यानी कारखाना, कारखाना यूज कर सके। इसको फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार यही कंज्यूम कर रहा था, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर
बोलते हैं? थर्ड ऑर्डर कंजूगेट। ठीक है, अब बात करते हैं डिकम्पोजर, अपघटक। अपघटक ही बोलते थे ना, अपघटक। हाँ, जो डिकम्पोजर्स होते हैं इनका काम होता है कि जैसे मान लो ये पौधा जन्मा, जमीन से कुछ न्यूट्रिशन, कुछ एनर्जी खींचा होगा, इसको बकरी खाई। अपनी बकरी अपने जीवन में ऐसा ऐसा कम से कम 100 पौधा तो खाई होगी। तो मान लो इसके अंदर 1 ग्राम आयरन है, इसके अंदर पौधा के अंदर। तो ये बकरी अपने पूरे जिंदगी में 100 ग्राम खाई, 100 पे, तो कितना आ गया? ठीक। अब ये मिस्टर ए थोड़ा मस्त आदमी थे, इनको डेली नॉनवेज चाहिए था। 2 दिन 3 दिन में तो पक्का ही बढ़ जाएंगे, ऐसे वाले आदमी थे। तो अपने 40 साल की जिंदगी में, उसके बाद तो शेर खा गया, 40 साल जिंदा है। तो 40 साल की जिंदगी में 1 साल में 365 दिन, 365 को 3 से भाग दो, क्योंकि वो हर 3 दिन पे खाते हैं। तो कितना हो जाएगा? हिसाब लगा कर बताते हैं, हिसाब के मामले में एकदम पक्के हैं। 365 डिवाइडेड बाई 3, 121। तो साल में ये 121 दिन खाए क्या बकरी बना के। और कितने साल जिंदा है भाई? 40 साल। तो गुना 40 भी कर देते हैं तो बुरा मान जाएंगे। गुना 40 कर रहे हैं तो हो रहा है 4866। मतलब ये अपने पूरे जिंदगी में कितना खाए? 4866 खाए बकरी। एक बार में एक बकरी खाई के छोड़ देते। तो सोचो, एक बकरी में 100 ग्राम, तो इसमें कितना? इकाई नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,86,600 ग्राम हो जाएगा। होगा? 1000 में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 486 किलो आयरन। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा इसलिए हो गया कि इसमें 1 ग्राम नहीं होता, बहुत कम मिलीग्राम में होता है। 10 का पावर -3, 10 का पावर -6 ग्राम आयरन ऐसे होता है। 1 ग्राम भी अगर यहाँ तो सोच लो यहाँ कितना हो गया? 486 ग्राम, सॉरी किलो। ये बेचारा शेर जिंदा रहा 10 साल, लेकिन बेचारा अनलकी था, ज्यादा नहीं आदमी में तो खाने का। 10 साल में खाली 10 आदमी खाया, सिर्फ 10। 1 साल में 1 हो गया, समझो उसके बस बर्थडे के बर्थडे का पता। ठीक है, अगर 10 भी खाया तो उसके अंदर कितना आ गया? 486 गुना 10, 4860 किलो। तो अगर इस पौधा में 1 ग्राम लोहा है तो शेर में पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? 4860। यहां 2 कंसेप्ट सिखा रहे हैं। एक का नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या नाम है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको देख लेते हैं, देखना पड़ेगा। हिंदी में दिस इज कोल्ड पिरामिड, परिस्थितिक परितंत्र, फास्फोरस चक्र। क्या बात! मिलना चाहिए। प्राइमरी कंज्यूमर को बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी को बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता, और टर्सरी को बोलते हैं तृतीय उपभोक्ता।
Alexa, what is biological magnification called in Hindi? Biological magnification called in Hindi is जैविक आवर्धन कहा जाता है। सुन ले, जैविक आवर्धन को लिखा जैविक आवर्धन खराब हो गया इंग्लिश वाला तो एक नजर में जैविक आवर्धन जैविक आवर्धन जैविक आवर्धन धन 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 आ गया तो समझते जैविक आवर्धन यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यहां देखो स्टार्टिंग में जो चीज 1 ग्राम था, जैसे ही आप लेवल्स बढ़ाते चले गए, लेवल्स का हम भी नाम लेते थे, कहा था अभी मिला था अभी बताता हूं। पोषण स्तर, जैसे जैसे तुम लेवल्स को बढ़ा रहे हो, आप देख रहे हो कि इसमें जो केमिकल है उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। 1 ग्राम अगला लेवल में सिर्फ 100 ग्राम, उसके बाद सीधा बढ़ कितना हो गया 446 किलो, उसके बाद अगला 4860 किलो। जबकि तो बेचारा मान लो अपनी जिंदगी भर में बहुत सारा गाय भैंस, मतलब गाय बोल रहे हैं, बकरी खाया, लेकिन ये बेचारा शेर एकदम शरीफ शेर था। 10 साल के जीवन में खाली बर्थडे पार्टी करता है इंसान को खा के, तब भी यहां से 10 गुना हो गया, तो कई गुना बढ़ रहा है। अब सोचो, इसको आपको ऐसे जानना है कि ये सब जो केमिकल्स है, नॉर्मली हमारा शरीर जानता है कि जो भी चीज शरीर में आ रहा है उससे क्या करना है, लेकिन आज के समय में हम लोग बहुत नया तरह का केमिकल बनाते, जैसे DDT नाम सुने? नहीं, DDT का छिड़काव करते हैं मच्छर मारने के लिए, क्या है? उसके अलावा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वीडीसाइड सब डालते हैं ना। क्यों डालते हैं भाई? ताकि फसल अच्छा हो, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे, खरपतवार नहीं आए ज्यादा, कोशिश करते हैं। ये सब नया तरह का केमिकल है, पहले था क्या ये सब? नहीं, ये सब नया तरह का केमिकल है। तो सच्चाई है कि इसमें पौधा को पता ही नहीं कि ये सब करना क्या है। मान लो आप कोई खाना खाए, आपका शरीर जान रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि फैट है, उसको पहचानने के बाद उसको तोड़ेगा, डाइजेस्ट करेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद या तो यूज करेगा या बाहर निकालेगा। अगर उसको पता है कि वेस्ट है तो बाहर निकाल देगा, उसको पता है कि यूज करना है, यूजेबल है और अभी यूज करना है, यूज करेगा। और अगर आपके बॉडी को पता है कि ये यूजेबल है लेकिन अभी काम नहीं है, बाहर में काम है, तो स्टोर करके रख लेगा। लेकिन अगर आपके शरीर में कुछ ऐसा केमिकल आ जाए जिसके बारे में आपका शरीर जानता ही नहीं करना क्या है, तो ना निकालता है, ना पचाता है, ना यूज करता, चुपचाप जाके स्टोर कर देता है, उसको नहीं पता क्या करना, तो बॉडी में जमा करके रख लिया। उससे क्या होता है, जैसे मान लो इसके शरीर में 1 ग्राम जमा हुआ था, अब इसको खाया 100 ग्राम, आज तक बहुत कम है। एक बकरी पूरे जीवन में सिर्फ 100 घास खाती है, कम शरीफ मत समझना, वो पूरा खेत साफ कर देगी, मौका दो बस। सेवा का मौका देने का बात है, सेवा का मौका मिला, खेत साफ, 1000 पेड़ गया, 1000 हो तो ये 1000 होता, ये 1000 होता तो ये 4860 होता, और ये होता डबल जीरो बढ़ा दो, 9,9,10,000 4,40,000 जाता, बहुत ज्यादा हो जाता। तुम देख रहे हो कि हर स्तर पे जो ये बेकार केमिकल उसका अमाउंट बढ़ रहा है। अब मान लो ये तो आयरन है, आयरन तो यहाँ भी काम का है, यहाँ भी काम का है। अब तुम्हारे शरीर में 446 किलो आयरन हो जाए तब तो हो गया। 70 किलो में लोग रोने लगता है कि बहुत वेट बढ़ गया, बहुत वेट बढ़ गया। 446 किलो खाली आयरन है, हड्डी प्रोटीन फैट से कहा जाएगा वो पता नहीं। ये भी एक इश्यू होता है। ठीक है, एक चीज तो वो। दूसरा चीज आपको ये जानना है, एक तो बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग समझ गए, क्या बोलते हैं हिंदी में? जैविक
हिंदी में हमसे ही पूछ रही है। आवर्धन हाँ, आवर्धन याद आ गया। एक तो ये, उसके बाद अजैविक। अब हमको ये जानना है कि कोई भी, ये फूड चेन है, क्या है? फूड चेन। कैसे पता भाई? कौन किसको खाया और किसके द्वारा खाया गया, इसको तो फूड चेन बोलते हैं। ये फूड चेन। इसमें तो नोटिस करेगी कि कोई भी फूड चेन कभी भी 4 से अधिक नहीं हो सकता। 4 से अधिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो अच्छा, एक और चीज फूड चेन में जाने से पहले एक चीज और, तुम खुद सोचो कि शेर के अंदर कितना ज्यादा केमिकल स्टोर है, कितना ज्यादा आपका न्यूट्रिएंट स्टोर है। अगर ये शेर मरेगा तो फिर उसको सड़ाया जाएगा, है ना? और सड़ाने के बाद इसके शरीर में जो 4860 किलो लोहा था सब वापस मिट्टी को मिल जाएगा और फिर उसको यूज करके पौधा फिर से ग्रो करेगा। तो ये जो पैरासाइट बोल रहा, ये जो डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर यानी अपघटन करने वाले जो भी जीव जंतु हैं, ये इन लॉक्ड केमिकल को, ये लॉक्ड न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन जो बंद हो चुका है, इन बंद न्यूट्रिशन को वापस से ओपन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ओपन, ताकि वापस से वो पौधा में जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो फूड बन गया वो वही खत्म। ठीक है ना? अगर मान लो ये शेर मर भी जाए फिर भी ये फ्री नहीं हो, तो मिट्टी से 4860 किलो तो ऐसे गुजर गया आयरन। अच्छा, इस दुनिया में एक ही शेर है या एक ही शेर रहेगा? मान लो है 100 और सब क्रिकेट टीम बना के कसम खाए गए, कम से कम क्रिकेट टीम, उसके पहले मर गए तो फिर नरक में जगह मिलेगा। तो एक शेर, मतलब एक शेर तो कुछ नहीं, शेर तो ऐसे कुछ नहीं करना, शेर नहीं, 10 बच्चा नहीं, 11, क्रिकेट में 11 होता है, 11 बच्चा। तो अभी 11 बच्चा, मान ले 100 शेर था, 11 बच्चा, तो 11 into 100, 1100 हो गया, सीधा 10 गुना बढ़ गया। तो अब बता, 1100 का 1100 शेर इतना न्यूट्रिएंट लेके टपकेगा, एक समय के बाद उसको भी टपकना, तो बेचारा कुछ समय बाद मिट्टी में लोहा बचेगा ही नहीं, सब लोहा शरीर में जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक बहुत पुण्य का काम करते हैं डिकम्पोजर। ये सड़ा गला चीज में जो भी न्यूट्रिशन लॉक्ड है उसको वापस से मिट्टी में मिला दें। अच्छा, हम लोगों का भी, ह्यूमंस भी जब टपकते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिशन साथ में उनके बॉडी में लॉक्ड होता है। इसके लिए अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रूल्स है, कैसे उसको क्रिमिनेट करना है, फाइन अंतिम संस्कार करना है। कोई जलाते हैं, अब वो राख में मिल गया और राख मिट्टी में मिल गया, सारा कुछ मिट्टी में वापस। जो कार्बन स्टोर था वो कार्बन जला तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया, वहां से पौधा फिर खींच लेगा। अगर आप दफनाते हैं तो आप डालें जमीन में, सड़ने के बाद सारा कुछ मिट्टी में मिल गया। उसके अलावा पारसी समुदाय, तो 2, 3, 4 हम जानते हैं। असल में आग दफनाना, ये तो बहुत कॉमन है, क्रिश्चियनिटी में भी दफनाया जाता है, सिख में शायद आग में जलाया जाता है, नॉट श्योर, बट सिख में आग में जलाया जाता है, जैसा हिंदुइज्म में होता है। एक होता है पारसी कम्युनिटी, नाम सुने? पारसी नहीं सुने? 9th में जो भी हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें पारसी खूब था, JEW, उनको पारसी। तो ये जो पारसी लोग, इनमें क्या होता है कि डेड बॉडी को, उनका जो पूजा का स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे शायद गुरुद्वारा, पारसी गुरुद्वारा या कुछ ऐसा ही होता है। पारसी सिखिज्म से बहुत मैच करता है। तो क्या होता है नहीं जानते क्या नाम है, बट जो उनका पूजा का जगह होता है उसके ऊपर में जो उसका टॉम यानी गुंबद, उस गुंबद में लटका दिया जाता है और चिड़िया उड़िया उसको खाया जाता है। ठीक है, तो ये उनका तरीका है। हाँ, सबका अपना अपना तरीका होता है जो जिस चीज के लिए यूज टू है। अब हमारे लिए अगर कोई दफनाए या चिड़िया खा ली तो नहीं देख पाए, अजीब लगेगा, कोई और सब जलते हुए देख पाए। ओके, ऑल डिपेंड्स किस कौन सा ग्रुप किस चीज के लिए यूज टू है।
सबका अपना अपना रिचुअल्स है और सबको रिस्पेक्ट होना चाहिए। खैर, तो डिकम्पोजर के बाद कुछ स्कैवेंजर आते हैं। डिकम्पोजर मतलब सड़ा गला खाने वाला, ये 2-3-4 तरह का होता है। एक होता है स्कैवेंजर जो सड़ा गला खाएगा डायरेक्ट। एक होता है डेट्रीवोर। डेट्रीवोर उसको बोलते हैं जो डेट्रिटस को खाए। डेट्रिटस यानी बॉडी सड़ गया है, अब उस सड़े हुए बॉडी को खाए, डेट्रीवोर बोलते हैं। एक होता है कॉप्रोफिलस। पिग होता है सुअर, वो कॉप्रोफिलस होता है। जो एक्सक्रीटा को खाए ना, वेस्ट मटेरियल, उसको कॉप्रोफिलस बोलते हैं। तो पिग खाता है तो कॉप्रोफिलस। उसके बाद पैरासाइट। देखो, सब इनमें से जो भी है सब दूसरे को खा रहा है। स्कैवेंजर जिंदा है जो सड़ा गला को खा रहा है। डेट्रीवोर सड़ा गला चीज को खाने वाला। और जो पैरासाइट होता है वो जिंदा चीज को पे सामने वाले को मारता नहीं, केवल उसे न्यूट्रिशन लेता है। मतलब अगर आपके बाल में चूह है, मैं नमूना प्यारा सा, तो वो आपको मारेगा नहीं, सिर्फ आपके बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेगा। आपके बाल को कमजोर करेगा, आपको टकला बना सकता है ना। और कितना अच्छा लगता होगा टकला, फिर उसको सब टकलवा बोल चढ़ाएगा। खैर कोई नहीं। और एक होता है स्कैवेंजर। वैसे तो बता चुके ना। एग्जाम्पल देखो, पैरासाइट के एग्जाम्पल हम बताए। लीस बोलते हैं उसको, लीस जू को। उसके अलावा प्लांट में, अच्छा, उसके अलावा लीच, जोंक खून पीता है। उसके अलावा पैरासाइट में, प्लांट में अगर बात करें तो डॉडर, अमरबेल का नाम सुने? अमरबेल एक ऐसा पौधा जो किसी और पौधा पे हो गया और उससे अपना न्यूट्रिशन खींचता है, ये भी एक पैरासाइट, परजीवी। उसके अलावा अगर हम बात करें डेट्रीवोर का, सड़ा गला चीज को खाए, तो उसमें दो एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, अर्थवॉर्म और टर्माइट। टर्माइट यानी खटमल का नाम सुनी हो, काटता बहुत जबरदस्त है, उसको टर्माइट बोलते हैं। तो जो लकड़ी पुराना हो गया, सिर्फ ये उसको ही यूज करता है। जो लकड़ी पुराना टर्माइट हो गया। उसके अलावा अच्छा, इसमें अर्थवॉर्म भी है। अर्थवॉर्म केंचुआ, सब लोग जानता है कि जमीन नीचे रहता है, कोई चीज सड़ गल गया उसको खाता है, फिर जमीन के अंदर चला जाता है। अब बात करें थोड़ा स्कैवेंजर। स्कैवेंजर जो कि मरा हुआ या सड़ा हुआ जानवर को खा रहा है। और स्कैवेंजर में एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो जिंदा हो जानवर लेकिन इंजर्ड, उसको भी खाता है। ऐसे जंगल में डिस्कवरी कभी गलती से खुल गया हो तो देखिए होगी कि कोई जेबरा पे से हमला किया, जेबरा का मांस फाड़ दिया है पैर का, लेकिन जेबरा अभी भी जिंदा है। वो खुश है कि हम बच गए। लेकिन धीरे धीरे जो कटा छटा जगह वहां इन्फेक्शन होता है, वो थोड़ा सड़ने लगता है, बीमारी होता है, जेबरा बीमार पड़ता है और कमजोर हो जाता है। और जैसे ही जेबरा कमजोर होता है तो ऊपर में गिद्ध उड़ रहा होता है। ये जो गिद्ध है, जिस चीज से चारों तरफ उड़ने लगे, समझ लो जंगल में ही मरने वाला है। गिद्ध का नजर बहुत तेज होता है, बहुत दूर से देख लेता है कि हाँ ये आदमी, मतलब ये जानवर टपकने वाला है। या फिर जहां पे शेर शिकार का मुंह बना के गया हुआ है, कई बार तो लोग शेर का पीछा करता है, बेचारा 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आज तो खाएगा ही। और जैसे ही शेर हमला करेगा, अगर मार दिया तो भी हड्डी वड्डी कुछ बच जाएगा। और अगर जानवर बचने में सक्सेसफुल रहा तो अभी कम से कम मांस तो फाड़ ही देगा, शेर इतना दमदार तो होता है। तो उसके बाद कई बार क्या होता है कि मान लो मांस लटक रहा, जेबरा वगैरह ये सब जाता है, जिंदा है जेबरा, बट फिर भी उसका मांस नोच के भागता है, और इसका वजह उसमें आता है। एग्जाम्पल वल्चर, ये फुल टाइम स्कैवेंजर है। कौआ भी स्कैवेंजर है, लेकिन पार्ट टाइम। जब तो कोई चूहा हुआ अगर इंजर्ड है या मर रह गया है, कौआ आएगा चोंच मार मार के लेके निकल लेगा।
तो वो पार्ट टाइम है, खाना मिलेगा तो खाना खा के भी खुश है, नहीं मिला तो फिर वो ये सब खाएगा। लेकिन वल्चर गिद्ध फुल टाइम स्कैवेंजर, सिर्फ यही सना गला माला पे जिंदा है। उसके बाद हम आपको बता चुके थे स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है। स्ट्रेटिफिकेशन यानी बताए थे कि लेयरिंग, जंगल में सबसे नीचे सबटेरेनियन होता है। सबटेरेनियन यानी तो छोटा मोटा घास फूस है, उससे ऊपर फॉरेस्ट फ्रूट घास वास, उससे भी ऊपर हर्बेशियस वेजिटेशन जो हर्ब है, हर्ब यानी छोटा मोटा घास फूस, उससे भी ऊपर का अगर हम बात करें तो है श्रब, श्रब यानी उससे थोड़ा बड़ा, ठीक है, उससे भी थोड़ा बड़ा। उसके बाद आता है ट्री जो सबसे बड़ा। तो खैर इकोसिस्टम स्ट्रैटिफिकेशन छोटा सा टॉपिक है ये, ऑटोमेटिकली एनसाइड में तो है भी नहीं वैसे। अब जो आपको जानना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है जो अपने आप में खुश है। कोई एक इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए यानी जीने के लिए या फिर टिके रहने के लिए किसी और चीज की मदद की जरूरत नहीं है, वो खुद में सक्षम है कि वो जीवन जी सकता है। उसके बाद बात करें तो इकोसिस्टम का कोई बाउंड्री भी फिक्स नहीं है, मतलब ये तय नहीं है कि यहां से यहां तक इकोसिस्टम है, इसके बाद दूसरा इकोसिस्टम है, उसके बाद तीसरा इकोसिस्टम है, नहीं। इकोसिस्टम ओवरलैपिंग होता है। अब इस शब्द का क्या मतलब, ओवरलैपिंग होता है नहीं होता है, सब डीलिंग हो रहा है, बस मतलब कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। टेंथ तक में तुमको तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई होता था कि सब ट्यूशन में पढ़ते थे? स्कूल जाते ही नहीं थे? स्कूल चलता नहीं था, चलता ही नहीं था। अच्छा, स्कूल जाता ही नहीं था। ट्यूशन का पापा से? टीचर लोग उधर है ना। अच्छा, तो वो लोग 11th 12th नहीं पढ़ाते थे? वो लोग सिर्फ बुक में से तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या पढ़ाते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखवाते हैं, क्वेश्चन आंसर हो गया, उसी से रट लो। वही आपका वही एग्जाम है। और एग्जाम में वही सब आता भी था, इसीलिए बच्चा सब मेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं कर पाता। चलो ये एक इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में 1000 प्लांट है, 10 ह्यूमन है, 15 क्रो है, 20 वल्चर है, 100 जेब्रा है, 10 लायन है। ठीक, ये एक इकोसिस्टम। दूसरा इकोसिस्टम ये जमीन है, जमीन के ठीक बगल में एक नदी होता है पानी, उसमें एक दूसरा इकोसिस्टम है। यहाँ पे 10,000 फिश है, कम से कम 1500 प्लांट है, पानी के अंदर भी प्लांट होता है, 100 टर्टल या टॉर्टोइज है, कछुआ, 15 क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। अब हुआ यूं कि ये तो जेबरा था, एक दिन खूब मस्त पार्टी वार्टी किया डोमिनोज में, उसके बाद सोचा कि चलो थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक। तो गया बगल में, देखिए जमीन था, जमीन का इकोसिस्टम। जैसे ही जेबरा पानी में गया तो वाटर इकोसिस्टम में पहुंच गया, है ना। और जैसे पानी पी रहा था, बस उसी वक्त जेबरा को देख के क्रोकोडाइल के मन में चोर आ गया, हमला कर दिया। अब बेचारा जेबरा जो कायदे से शेर का खाना बनना था, किसका खाना बन गया? मगरमच्छ का। तो हम क्या बोले भाई, ये तो लैंड वाला बात था, ये वाटर वाला बात था, दोनों सेपरेट था, बाउंड्री तो था, लेकिन बाउंड्री ऐसा भी फिक्स नहीं था कि जेबरा पानी में जा सके। जाता है? अच्छा बोलो सर, बाउंड्री फिक्स का क्या मतलब? जैसे देखो मछली, क्या ये मछली जमीन पे आ सकती है?
कौवा से बदला लेना, उसके परदादा को मार के खाया था इसका। बदला ले सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि मछली फिक्स है बाबू, पानी पार नहीं कर सकते, इंतजार करते हैं कौवा कि आ कौवा कौवा तेरे को फिर बताते हैं, फिर दे पूछी दे झापा कौवा का चौथे तोड़ देना। मेरी परदादी पकड़ाई थी, बहुत कौवा खा रहा था, अब नहीं छोड़ेंगे, गैंग बुला के रखेंगे मछलियों को। फिर हमारा उसको सेनापति सीधा अटैक, कौवा साहब एक एक पंख भी गायब हो गया, ऐसा अटैक करते हैं फिर हम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, आर पार हो सकता है। अब बात करें प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, तो कोई भी इकोसिस्टम में जो उत्पादकता होता है, जो प्रोडक्टिविटी होता है, उसका यूनिट है ग्राम पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, या फिर इसी को हम लोग अगर एनर्जी के टर्म में बोलना चाहे तो बोलेंगे केल्विन कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखिए हिंदी में है नहीं, छोड़ दीजिएगा। क्यों? कहीं जाना है, कोई काम है? नहीं। तो एनसीईआरटी में है। अच्छा, मैथ्स क्लास। तो इसको बोलते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर ग्राम पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर। इसमें मिसप्रिंट है, पर ग्राम स्क्वायर ईयर लिखा है। अगर ये होता तो कैसे होता? देखिए पर मिनट टाइम ना गलत सुधारना होगा। खैर उत्पादकता कहते किसको ये बता देते हैं, किसी भी परितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश इनपुट की आधारभूत आवश्यकता है। ठीक है, कोई भी इकोसिस्टम चलते रहे इसके लिए जरूरी है कि उसमें सनलाइट का डायरेक्टली एंट्री होता रहे। जब तक उस इकोसिस्टम में नेट सनलाइट आ रहा है तब तक उस इकोसिस्टम में ग्रोथ होता रहेगा, और ग्रोथ होता रहेगा यानी कि वहां पे प्रोडक्शन उत्पादकता होता रहेगा। ये जो प्रोडक्टिविटी है, ये जो उत्पादकता है, ये भी 2-3 लेवल पे होता है। पहला वाले को बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, इसका नाम है प्राथमिक उत्पादन। जो सौर ऊर्जा आया, जो सनलाइट आया, उसको हरा पादप प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू लाइट एनर्जी यानी प्रकाश से किसमें कन्वर्ट करता है, किसमें चेंज करता है, किसमें परिवर्तित करता है, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला तो बाद में देखेंगे, पहले अलग अलग इकोसिस्टम के लिए जान लें। आपको यहाँ पे एक ही बात याद रखना है, मोस्ट इफिशिएंट सबसे बढ़िया इकोसिस्टम कौन सा है? शुगर केन, गन्ना का इकोसिस्टम सबसे बढ़िया इकोसिस्टम है, क्योंकि वो सबसे अधिक अवेलेबल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। अब सुनना, 2-3 तरह का प्रोडक्टिविटी होता है। पहला है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, जीपीपी। क्या बोलते हैं? जीपीपी। इसको पॉज करो, नीचे वाला नहीं, ठीक है, चलिए। पहला है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ में जो भी ऑर्गेनिक मैटर को बनाया है, मतलब ये कि अभी तक हम 15-20 साल में जो भी घास फूस खाए, जो भी खाना खाए, वो खाना को तो अपने बॉडी में यूज नहीं कर लिए। ऐसा नहीं था कि रोटी अपना जो भी शरीर रोटी चिपका के बना हुआ है, ऐसा नहीं है। हम क्या किए, जो भी कुछ खाए उसको डाइजेस्ट किए, डाइजेस्ट करने के बाद जो न्यूट्रिशन मिला उसको यूज किए, और उस न्यूट्रिशन से अपने बॉडी में अपने से कुछ नया बनाए। इसलिए मेरे बॉडी का अपना एक अलग डिजाइन है। ठीक, तो कोई ऑर्गेनिज्म अपने पूरे एक साल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करता है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं
जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनिक मैटर एक साल में यूनिट टाइम मतलब एक साल, और यूनिट एरिया में जो भी कुछ बनाए वो सब क्या है, जीपीपी, जो हम बनाए। मतलब ये कि हम साल भर में जो भी पैसा कमाए वो मेरा जीपीपी क्या है, जीपीपी। उसके बाद आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। जीपीपी बोले तो हम जितना कमाए, और एनपीपी यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट मतलब जो कमाए और जो खर्चा किए के बाद जो बचा। मतलब डेली का हम 150 कमाते हैं और 100 रुपये उड़ा देते हैं, तो बचा कितना, 50। तो हम कमाए थे 100 रुपया, लेकिन मेरा यूज में 100 नहीं आया, सॉरी 150, लेकिन यूज में 150 नहीं आया, यूज में कितना आया, 50। बाकी 100 तो खर्चा ही हो गया। वही बोलते, जो आप ऑर्गेनिक मैटर जो भी आप सिंथेसाइज किए वो आपका जीपीपी है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये तो वो प्रोडक्टिविटी है जो आप अपने बॉडी में बनाए, जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, बात करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, बदमाशी करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। अब ये सारा एनर्जी कैसे आता है, आपके बॉडी में जो स्टार्च है उसको तोड़ते हैं, तोड़ के एटीपी बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये जो बनाए टोटल वो है, और ये है जो टोटल आप बनाए एक है, बगल वाले में घुमा रहा कौन है, छोकरा है। अब एनपीपी जीपीपी जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर दिए, रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर दिए, तब जो बचा उसको क्या बोलते हैं, एनपीपी। ठीक है, चलिए उसके बाद है, ये सब था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब आप या कोई भी हर्बीवोर मतलब घास फूस खाने वाला जानवर, कोई भी घास फूस खाने वाला जानवर जो भी चीज बनाता है, मतलब जैसे हम शुद्ध शाकाहारी बच्चा अगर होते तो है भी, और ईमानदार से कहे तो है भी, बस खर्चा खुद करना चाहिए, खुद के खर्चे से शुद्ध शाकाहारी। तो जब सिर्फ घास फूस खा रहे हैं, तब मेरे शरीर में जो भी बन रहा है वो सब प्राइमरी प्रोडक्शन है, खाए और बनाए। अब मान लो जैसे वही मेरी प्यारी बकरी कहाँ गई, इसका मुंह ऐसे होता है। अब ठीक है, स्माइल कर रहा है ये ना, अभी लग रही है मेरी बकरी, वाह। नहीं अब लग रही है यार, अब तो लग रही है। ये उसका कान हुआ, ये उसका आंख हुआ, ये उसका नाक हुआ, ये उसका मुंह हुआ, और पकड़ा होता है यहाँ दाढ़ी भी होगा। ठीक है, तो ये रही मेरी बकरी, ये मस्त घास फूस खाई, और जो इसके बॉडी में बना वो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब एक शुद्ध नॉन वेजिटेरियन, जैसे मान लो लायन, ये लायन सिर्फ मांस ही खाता है, तो बकरी जब इसको खाई थी तब जो बनाई वो था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो शेर है ये घास खाने जाएगा, किसको खाएगा, बकरी को। बहुत दुख के साथ बताना पड़ा, इतनी प्यारी बकरी को खा जाता है। तो जब वो खाएगा, इसके शरीर में जो बनेगा वो सेकेंडरी हो जाएगा, द्वितीय। उसके बाद जो बनेगा वो टर्सरी, तृतीय। ठीक है, फिर उसके बाद जो खाएगा वो अटर्नरी, है ना। ये था सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड और बायोमास बाय हेटेरोट्रॉफ और कंज्यूमर पर यूनिट टाइम एंड एरिया इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अच्छा देखो ये गलती हो गया बच्चा, प्राइमरी इसको नहीं बोले थे, ये तो सेकेंडरी है। क्या है, सेकेंडरी। ये जो घास फूस था ना, ये घास फूस सूरज के रोशनी से जो खाना बनाया अपने अंदर, उसको बोले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
घास फूस, सूरज की रोशनी से जो खाना बनाया उसको बोले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उस ये जो बना हुआ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसको खाई बकरी, इसके शरीर में जो बना हुआ है सेकेंडरी, और ये उसको खाया तो ये टर्सरी। इस तरीके से एक बात याद रखिएगा, या एक्स्ट्रा छोड़ो या नहीं पढ़ी लो। एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन। पूरे बायोस्फीयर जहां कहीं भी जीवन है उन सब जगह पे जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, जो नेट प्रोडक्शन, लॉस को हटा के, रिस्पायरेटरी लॉस को हटा के जो होता है पूरे दुनिया का, पूरे संसार का एक साल में, वो है 170 बिलियन टन। मिलियन में नहीं, बिलियन, 170 बिलियन टन। और डिस्पाइट ऑफ ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ द सरफेस, जहां कहीं भी जीवन है पूरे अर्थ के सरफेस पे ही तो है, अर्थ के सरफेस पे जीवन है, और उस अर्थ के सरफेस में टोटल में से 70% कौन है? पानी, 30% ही जमीन है। तो जो ये 70% पानी है, तो भले ही 70% कवर कर रहा पानी, फिर भी पानी में 55 बिलियन टन होता है एक साल में। जबकि जमीन पे जो सिर्फ 30% है, वहां पे कितना होता है? 115 बिलियन टन। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन बोले तो खाना को पचाना, डिकम्पोजिशन बोले तो खाना को पचाना। ये बहुत सारे, अच्छा सबसे पहले मेजर साइट कहां पे होता है डिकम्पोजिशन? तो मेजर साइट फॉर डिकम्पोजिशन इज अपर लेयर ऑफ सॉइल एंड बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज। कहां पे कोई भी चीज डाइजेस्ट होता है, कहां पे कोई भी चीज सड़ता है। तो अगर हम इसके लिए जगह का बात करें, तो अगर हम जमीन पे बात कर रहे हैं, तो जमीन का सरफेस, मिट्टी का सबसे ऊपरी सतह, यहां पे सड़ता है कोई भी चीज। और अगर हम पानी का बात करें, तो पानी में कहां पे सड़ता है? तल पे, वाटर सरफेस पे, जो बॉटम है समुद्र का, जो गहराई है, वहां पे कोई भी चीज मरेगा तो फिर वो डूबेगा, डूबने के बाद एकदम सतह पे पहुंच जाएगा, पानी के सतह बोल रहा हूं, तल पे, और वहां पे फिर सड़ेगा। तो अगर जमीन का बात करें तो ऊपरी सतह, और पानी का बात करें तो सबसे नीचे तल, बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी वाइल ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। 4-5 प्रोसेस में होता है। पहला का नाम है फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस। जो भी सड़ा गला चीज है, पहले उसको छोटे 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 टुकड़े में तोड़ना। कोई भी चीज जैसे तुम देखो चूहा, ये सबको खाता है, कुतुर कुतुर के खाता है, एग्जैक्टली कुछ वैसे। तो स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करना को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। उसके बाद आता है लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है कि उस छोटे छोटे टुकड़े में जो भी वाटर सॉल्युबल मिनरल थे, जो भी सॉल्युबल सब्सटेंस थे, वो पानी के साथ घुल के जमीन में चले जाए। जैसे मान लो कोई पौधा मरा, सड़ने से, मान लो नीम का एक डाली टूट गिरा, तो नीम के डाली में कड़वाहट होगा, है ना। तो जब वो टूट के नीचे गिरेगा तो पहले सड़ेगा, और सड़ेगा तो वहां पे आसपास पानी भी होना जरूरी है। अब उस सड़े हुए पत्ते में से जो भी पानी का चीज होगा, जो पानी में घुल सके, वो पानी में घुल जाएगा और मिट्टी में चला जाएगा पानी के साथ। जैसे तुम नोटिस करो, कई बार तबीयत ज्यादा खराब होता है तो बोलते नीम का पत्ता उबाल के पानी पी लीजिए, या कई बार तो पत्ते को ही बॉल बना के खाना पड़ता है। ऊपर वाले के दया से हमको ऐसा नौबत कभी नहीं आया, ट्राई की, कोई बात, तुम भी मेरे जैसा लगी। वैसे उसका फल बड़ा मीठा होता है। चलिए, तो लीचिंग का बात हम लोग कर रहे हैं कि जो भी डेट्रिटस होता है, जो भी सड़ा गला चीज जब टूट जा रहा है, तो टूटने के बाद जो भी सॉल्युबल पार्ट है वो घुलकर पानी के साथ मिट्टी में मिल जाता है। उसके बाद आता है कैटाबॉलिज्म। अब जाहिर सा बात है, अब जो भी ऑर्गेनिक बॉडी था, जो भी शरीर था, वो पीस में भुरभुरा टाइप, जैसे कहते हैं दीमक लकड़ी को भुरभुरा कर देता, वैसा हो चुका है। लेकिन अभी भी लकड़ी का वजूद खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी डस्ट के फॉर्म में, भूसा के फॉर्म में है। और जब कोई चीज सड़ गल जाता है तो एकदम खत्म हो जाता है।
ऐसा नहीं है कि पहाड़ सड़ा तो पत्थर बन गया, नहीं, पूरा ही गायब, मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ उसका वजूद नहीं रहेगा। तो अभी आपने एक बॉडी को तोड़ा था, भूसा में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि दीमक करता है लकड़ी को। उसके बाद जो सॉल्युबल मटेरियल था वो पानी के साथ घुल के नीचे चला गया। अब जो बचा भूसा, उस भूसा पे फिर से कुछ फंगस और कुछ बैक्टीरिया एक्ट करेगा और उसको एकदम निचोड़ जाएगा, मतलब अपना एंजाइम भेजेगा, जो भी चीज बचा उसको सड़ा गला के लिक्विड में कन्वर्ट करेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बचा वो जमीन में मिल जाएगा। समझे? अब ये जो कैटाबॉलिज्म होता है, फाइनल ब्रेकडाउन, वो स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप का नाम है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन बोले तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर था, अभी हम क्या बोले, पानी में कन्वर्ट करता है। ये जो पानी होता है एकदम पानी नहीं होता, जेली लाइक होता है, चिपचिपा टाइप का, जैसे कैसे अंडा, कच्चा अंडा को फोड़ो तो होता है वैसा, और वो काला होता है। तो तुम नोटिस की होगी कभी, अगर तुम किसी बागीचा में हो, बारिश का मौसम है, तो पत्ता लगातार टूट रहा होगा, नीचे सड़ रहा होगा, तो मिट्टी काला दिखता है ऊपर से। क्यों? क्योंकि वहां पे ह्यूमिफिकेशन हो रहा होता है, लगातार चीज सड़ रहा है, तो जो भी न्यूट्रिशन पत्ते में है वो सब घूम फिर के कहां पहुंच गया, मिट्टी की ऊपरी सतह पे। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन का नाम सुनी, सॉइल इरोजन का नाम, हवा पानी ये सब के साथ मिट्टी का ऊपरी सतह बह जाता है, इससे जमीन बंजर हो जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस स्लाइटली एसिडिक होता है, थोड़ा सा एसिडिक, एसिडिक समझते हो क्या, अम्लीय, एसिडिक हो जाता है, कोलोइडल है, और रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करता है। जाहिर सा बात है, जो भी न्यूट्रिशन का जरूरत था वो सारा पत्ते में था, पत्ता टूटा तो सब मिट्टी में आ गया, तो आपको जो जरूरत था उसके हिसाब से तो सब आपके पास आ चुका। तो ह्यूमस में न्यूट्रिशन बहुत हाई होता है। उसके बाद आएगा मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का मतलब कि जो भी न्यूट्रिएंट था ऑर्गेनिक वो तो डिकम्पोज हो गया, अब जो बचा इनऑर्गेनिक वो सब मिनरल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होने के बाद आ जाता है वापस, मिनरल में कन्वर्ट हुआ और फिर वापस आ गया। अगला एनर्जी फ्लो। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है ये समझो। सबसे पहले जो भी सूरज से एनर्जी निकल रहा होता है, सनलाइट से, वो एनर्जी जब हर एक प्लांट में मिलता है ये जो प्लांट है ये इसका सिर्फ 1% यूज करता है। कितना? 1%। मतलब अगर यहां से 100 जूल या 1000 जूल एनर्जी आया, या चल बहुत ज्यादा 10,000 जूल एनर्जी आया, तो उसका 1% यानी इसमें सिर्फ 100 जूल एनर्जी मिलेगा। किसको? हरा प्लांट, ग्रीन प्लांट। उसके बाद आप इसको पहली बार कौन खाया? तुम्हें बताओ, पत्ता को किसको खिलाना? तुम्हारी भी फेवरेट बकरी है। चलो आप मेरा डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा। गुड क्वेश्चन। अब तुम डिसाइड कर दो, हम तो ऐसे ही बनाते हैं। तो मेरा नंबर कट जाएगा। हम तो ऐसा ही बनाते हैं। साइड छोड़ दो, तुमको चाहिए ऐसी बकरी के नहीं? उसमें बकरी नहीं बना। कोई बात नहीं, डायग्राम कर रही है। तो खैर, अब जब इसका एनर्जी इसमें जाएगा, इसमें कितना एनर्जी? हरा प्लांट में
पहली बार कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, इसके बाद हमेशा फिक्स है कितना परसेंट एनर्जी जाएगा, 10%। 1% तो पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल दी, यहाँ पे 10% है, यानी जो एनर्जी उसके 1%, 1 डॉट के बाद, तो कितना आया राजू? चलो इसको खिलाते हैं किसी जैकल को, चियार। इसमें भी कितना जाएगा, 10%। 10% यानी 1 के बाद डॉट, तो कितना एनर्जी मिलेगा, ठीक है। अब इस जैकेट को फिर से खाया लायन, इसमें भी 10% एनर्जी। अब बताओ इसका 10% कितना होगा, 0.1। अब देखो तुम कभी भी सुनोगे कि कोई भी फूड चेन मुश्किल से 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल डिपेंड होता है, 4 या 5, 1 2 3, इसके बाद 1 2 3, यही पहुंचते कोई एनर्जी कितना कम हो गया। अब इसके बाद मान लो इस शेर को भी कोई और खा लिया मान, तो उसके अंदर इसका भी 10% एनर्जी जाएगा, मतलब 0.01%। ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं हो जाएगा, इतना कम कि बेचारा खा तो रहा है भर पेट, पूरा एक शेर खा गया, लेकिन ताकत मिलेगा नहीं, मैक्सिमम एनर्जी का लॉस हो जाएगा, उससे उसका जीवन सस्टेन नहीं हो सकता, उसका लाइफ नहीं टिक पाएगा, और चूंकि उसका लाइफ नहीं टिकेगा तो उसके टोटली बेकार है। इसीलिए कोई भी फूड चेन 4 या 5 से अधिक नहीं होता है। चलिए अगला इज टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन कितने तरह का होता है? सबसे पहला है ग्रेजिंग फूड चेन या प्रेडेटर फूड चेन। वैसा फूड चेन जो घास फूस वाले खेत के मैदानों में हो, घास के मैदानों में। याद रखिएगा किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर एनर्जी फ्लो ग्रेजिंग फूड चेन से होता है। ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल दे लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले सूरज से पौधा में एनर्जी गया, पौधा को खाया कैटरपिलर बोले तो वो एक तो सा कीड़ा होता है, अक्सर बैगन में घुस जाता है, बैगन से उसका भी चोखा बन जाता है, और उसके बाद नॉनवेज वाला टेस्ट भी आता है। खैर ये जो कीड़ा से कैटरपिलर बोलते हैं। अब उस कीड़ा को गौरैया खा गई, गौरैया देखी तो आ गया लालच, चलो आज बर्थडे मना ही लेते हैं, या मे बी उसका एनिवर्सरी हो, कौन जानता है। अरे यार ठीक है, तो इस कैटरपिलर को खाई गौरैया। अब बेचारी गौरैया कुछ ज्यादा ही पार्टी कर ली थी, एकदम कुछ ज्यादा ही खुश। उसके बाद तभी अचानक से उस पे नजर पड़ गया, मतलब उसका नजर उस पे नजर पड़ गया, हाँ गिद्ध का, वल्चर का। बस दौड़ा दी पकड़ के, हो गया गिद्ध का भी पार्टी। तो वैसा फूड चेन जो घास फूस से शुरू होता हो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन। अब याद रखना ये ग्रेजिंग फूड चेन मेजर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो एक्वेटिक फूड चेन में मूव करता है वो ग्रेजिंग फूड चेन के फॉर्म में करता है, एक बात। दूसरा बात, इसका शुरुआत हमेशा प्रोड्यूसर से होता है, मतलब कोई पेड़ पौधा। तीसरा बात, इसमें एनर्जी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ सूरज है, सूरज से एनर्जी आएगा पौधा में, पौधा से आगे बढ़ेगा। चौथा बात, जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाएंगे ट्रॉपिक लेवल, वैसे वैसे जानवर का साइज बढ़ता चला जाएगा। पौधा से मतलब उसको खाने वाला कीड़ा के बाद उससे खाने वाली गौरैया थोड़ी बड़ी, गौरैया को खाने वाली वल्चर यानी कि और बड़ी, तो साइज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे डेट्रिटस फूड चेन, पैरासाइट और इकोलॉजिकल पिरामिड।